नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी आई है। आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। तो ये जो वैकेंसी है इसको लेकर के कई सारे डाउट्स आप सभी के मन में हैं कि सर ये जो वैकेंसी आई है इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में डिप्लोमा भी रिटन है, बीएससी भी रिटन है और बीसीए भी रिटन है। साथ ही साथ इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स का क्या सिलेबस है, क्या पेपर अलग अलग होता है, तो इन सभी बातों की जानकारी स्टूडेंट आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक आप बिल्कुल देखिए। तो यदि हम बात करें वैकेंसी की, तो स्टूडेंट ये जो वैकेंसी है ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि ग्रेड 2 है, और ये वैकेंसी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको कि हिंदी में खुफिया विभाग कहा जाता है, उसके अंतर्गत आती है। ठीक है। तो यदि हम बात करें पोस्ट के डिस्क्रिप्शन की, तो यहां पे जो टोटल पोस्ट आई है वो 394 है। लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी 2023 में। तो 2 सालों के बाद स्टूडेंट आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, और लास्ट टाइम वैकेंसी लगभग इसके 2x में थी, इसका 2 गुना वैकेंसी लगभग लास्ट टाइम था, लेकिन इस बार आपको कम वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें अनरिजर्व्ड में टोटल 157, ईडब्ल्यूएस में 32, ओबीसी में 117, एससी में 60 और एसटी में स्टूडेंट टोटल 28 पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है यहाँ पे जो बच्चों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या हम एलिजिबल हैं या हम एलिजिबल नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एक होता है बाबू 3 साल का डिप्लोमा, जिसको पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है। तो यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है, यदि आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है 3 साल का, या तो आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स था डिप्लोमा में, या आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन था, या आपका ब्रांच ईसीई था, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आपका कोई भी ब्रांच था, केबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि यदि आपका ब्रांच EEE भी था तो भी स्टूडेंट आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपका ब्रांच डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस के किसी भी स्पेशलाइजेशन से था, आपका ब्रांच चाहे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस हो, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, है ना, या आपका ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी डिपार्टमेंट, सीएसई आईटी के सभी डिपार्टमेंट, इनसे यदि आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, अब मैं बात कर रहा हूं बैचलर्स डिग्री की। ठीक है, बैचलर्स डिग्री जो कि स्टूडेंट 12th के बाद आप लोग करते हैं, 12th के बाद हम लोग बैचलर्स डिग्री करते हैं। तो बैचलर यदि आपका साइंस में था, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ या कंप्यूटर साइंस के साथ, जिसको बोला जाता है बीएससी सीएस, कई सारे कॉलेज में बीएससी सीएस यानी बैचलर इन साइंस कंप्यूटर साइंस, ये डिग्री चलती है। तो यदि आपने बीएससी कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर साइंस से या फिजिक्स से या मैथमेटिक्स से, किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो बैचलर डिग्री यदि आपका साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैथमेटिक्स या फिजिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, यदि आपने बीसीए कर रखा है, यह भी 12th के बाद होता है, जिसको हम बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो यदि आपने किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से बीसीए कंप्लीट कर रखा है 3 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 तरह के कैंडिडेट्स, डिप्लोमा वाले, बीएससी वाले और बीसीए वाले, आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है, और यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो पे स्केल है ये लेवल 4 है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। हम कह सकते हैं कि डिप्लोमा लेवल पे जो वैकेंसी है ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे जो अलाउंस आप लोगों को मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा, यदि आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा तो काफी ज्यादा अलाउंस आपको, आपके परिवार को मिलता है। तो ये जॉब स्टूडेंट आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज है स्टूडेंट वो 18 से 27 के बीच में होना चाहिए, यानी यदि आप बिलो 18 हैं या एबव 27 है
तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो कि किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको अपर एज में छूट दिया जाता है। जैसे SC ST के लिए 5 सालों का है, तो यदि आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप 27+5 यानी कि यदि आपका एज 32 के नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट जितने भी लोग अलग अलग कैटेगरी से आते हैं उनके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो पोस्ट है क्या इसमें PWBD कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे कोई भी PWBD कैंडिडेट्स के लिए सीट नहीं है, तो आप लोगों को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्पष्ट कर दिया गया है, हेंस दे नीड नॉट अप्लाई। ठीक है, ये जो वैकेंसी है कहा जा रहा है प्रोविजनल है, लेकिन स्टूडेंट ये जो वैकेंसी है ये आपका जितना बता दिया गया है कभी कभी ही चेंज होता है, हालांकि जितना है उतना ही रहेगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बाबू वो ये है कि जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो है आपका क्लोजिंग डेट। जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो है 14/9/2025। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस डेट तक आपके पास सारा क्वालिफिकेशन आ जाना चाहिए। यानी कि कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि इसी बार यानी कि वर्ष 2025 में या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे या पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए होंगे या BCA कंप्लीट किए होंगे, तो आपका फाइनल रिजल्ट 14 सितंबर 2025 के पहले आ जाना चाहिए। कहने का यह मतलब है इस डेट के पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वह कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, यदि आप SC ST OBC या EWS किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट बनाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बनाना है, और वो सर्टिफिकेट 14 सितंबर 2025 के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। तो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है 14/9/2025। आपका जो एज है वो भी 14/9/2025 तक 18 साल हो जाना चाहिए। जो काउंट होगा वो इसी डेट से काउंट होगा, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट डेट भी है एप्लीकेशन का। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कई सारे चीजें लिखी गई है जो कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं कि भैया यहां पे क्या होगा कि आपका 3 तरह का बेसिकली आप कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एक Tier 1, Tier 2 और Tier 3, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका Tier 1 है, जो कि रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लगभग प्रत्येक राज्य में 2-3 सेंटर्स दिए जाते हैं, आप फॉर्म भरते समय 3 सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने चॉइस के बेसिस पे। तो जो Tier 1 होता है वो रिटन होता है, इसके बाद Tier 2 होता है जो कि स्किल टेस्ट होता है, जहां पे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है, और जो Tier 3 है ये आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें बालक यहां पे होती है। तो इसके बेसिस पे इसके कंबाइंड यानी कि आपका जो Tier 1 का मार्क्स आएगा, Tier 2 का मार्क्स आएगा और Tier 3 का मार्क्स आएगा, इन तीनों को कंबाइन करके क्या किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी यहां पे ऐसा नहीं है कि केवल Tier 1 के बेसिस पे या केवल Tier 2 के बेसिस पे या केवल Tier 3 के बेसिस पे, तीनों ही में आपका जितना मार्क्स आएगा उस पूरे को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहां पे वेटिंग लिस्ट का भी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट होता है। देखिए यहां पे होगा वेटिंग लिस्ट। लास्ट टाइम जो वैकेंसी 2023 में आई थी ना, उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक चल रही है ना। एक पेड जो आपका सिलेक्टेड टेलीग्राम ग्रुप हमने प्राइवेट कर रखा है, उसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी तक वेट कर रहे हैं, और कई सारे कैंडिडेट्स का लगभग डेली 1-2 कैंडिडेट्स का स्टूडेंट या 10 दिन पे 5 दिन पे उनको कॉल आ रहा है और उनको ज्वाइनिंग भी आ रहा है। तो यहां पे यदि स्टूडेंट आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में भी आप रह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टूडेंट सर्विस लायबिलिटी, ये तो आपको पता ही है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है ऑल ओवर इंडिया, और वहां पे जाने के लिए आप तैयार रहेंगे। बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट कि सर Tier 1, Tier 2 और Tier 3 में क्या पूछा जाएगा। तो जो आपका Tier 1 होगा बाबू ये सबसे पहले होगा, और इस Tier 1 में 2 सेक्शन होंगे। इस Tier 1 में 2 सेक्शन होंगे। जो सबसे पहला सेक्शन होगा वो होगा आपका स्टूडेंट जनरल टाइप का, और जो दूसरा सेक्शन होगा वो होगा आपका स्टूडेंट उस सब्जेक्ट से जो आपका ब्रांच पेपर है। लेकिन यहां पे सर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, यहां पे कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, यहां पे सर BSc फिजिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, मैथमेटिक्स वाले भी एलिजिबल है और BCA वाले भी एलिजिबल है। तो क्या इनके लिए अलग अलग पेपर आएगा या क्या सेम पेपर आएगा?
तो स्टूडेंट यहां पे जो परीक्षा होती है उनका पेपर बिल्कुल सेम होता है, अलग अलग पेपर किसी का भी नहीं होता है। यानी कि चाहे आपने बीएससी मैथमेटिक्स किया हो, या आपने फिजिक्स किया हो, या आपने बीसीए किया हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से हो, आईटी से हो, किसी भी ब्रांच से हो, आपके लिए कॉमन पेपर रहेगा, सेम पेपर रहेगा। टीयर 1 में कुल आपसे स्टूडेंट 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो 100 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल और 75 क्वेश्चंस होंगे आपके मिक्स्ड, और जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, सबसे ज्यादा। यानी कि आउट ऑफ 75 यू कैन से दैट 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर 25 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम आइदर सीएसई और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यू कैन से लाइक दिस। ओके, तो जिन भी बच्चों ने 2023 का पेपर अटेम्प्ट किया होगा उनको ये पता होगा, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये पेपर अटेम्प्ट पिछली बार किए थे, और ये मैं आपको डेटा के बेसिस पे बता रहा हूं कि स्टूडेंट जो आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं। अप्रोक्सीमेटली आई कैन से आउट ऑफ 75 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, और बाकी के जो बचे हुए 25 क्वेश्चंस हो गए वो कंप्यूटर साइंस के, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन स्टूडेंट हो सकते हैं। तो सर डिटेल्ड सिलेबस इसका क्या है? तो देखिए इनके द्वारा डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन जो पिछली बार का पेपर है, पिछली बार का जैसा पैटर्न था उसके बेसिस पे स्टूडेंट जल्द ही आपको डिटेल्ड सिलेबस इसी एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप है @MHAIBGU, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे कई सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट है जो कि स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट जब आप टीयर 1 में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो सर टीयर 1 में सेलेक्ट होने की प्रक्रिया क्या है? तो यहां पे स्टूडेंट जितने भी वैकेंसी हैं उसका 5 गुना, लगभग उसका 5 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है टीयर 2 के लिए। यानी यदि स्टूडेंट 300 वैकेंसी है तो लगभग 1500 बच्चों के लिए इस प्रकार से यहां पे टीयर 1 से सिलेक्ट किया जाता है और उनको भेजा जाता है टीयर 2 में। टीयर 2 आपका स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है, यानी कि वहां पे आपसे प्रैक्टिकल चीजें कराई जाती है। सर्किट आपसे बनवाया जाएगा, आपसे कंप्यूटर पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने कहा जा सकता है, कई सारी चीजें जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा रिटन टेस्ट के बाद। जो आपका स्किल टेस्ट होता है ये केवल 30 मार्क्स का होता है, और स्किल टेस्ट के बाद आपका स्टूडेंट इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट भी लिया जाता है, और ये जो आपका इंटरव्यू होता है ये स्टूडेंट 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों साथ में हो गया, यानी कि एक ही दिन पे सुबह में आपका स्किल टेस्ट हुआ और शाम में आपका जो है पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, या 2 दिन होता है, एक दिन आपका स्किल टेस्ट और एक दिन आपका इंटरव्यू हो गया। ये जनरली दिल्ली में होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट स्कीम होने वाला है, और जो फाइनल आपका मेरिट बनेगा ना वो इन तीनों के बेसिस पे बनेगा, यानी कि टोटल आपका आउट ऑफ 150 जितना आएगा उसके बेसिस पे स्टूडेंट आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको यहां पे 120 मिनट्स का 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल्ड सिलेबस जो होगा, ये जो आपको जनरल मेंटल एबिलिटी दिया गया है 25 क्वेश्चंस, इसमें कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, ये डिटेल्ड मैं आपको बहुत शीघ्र यहाँ पे एडुलॉजी पे प्रोवाइड कर दूंगा। सिटी की बात करें तो लगभग स्टूडेंट प्रत्येक स्टेट से 2-3 सेंटर दिए गए हैं, आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सिलेक्शन यहाँ पे बताया गया है। यदि हम बात करें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की, so the candidate has to appear in tier 1 at one of the centers। आपका जो भी सेंटर सेलेक्ट किया गया है, 5 आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, है ना, 3 नहीं 5 दिया जाएगा, और उन 5 में से जो भी आपको सेंटर दिया गया वहां पे आप टीयर 1 का एग्जाम देने जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि स्टूडेंट यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना, 1/4, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आपका कोई अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है तो उसके लिए कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। यदि आपने किसी भी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो उसको भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, यानी जो आपने फाइनली टिक किया है केवल उसी को कैलकुलेट किया जाएगा। करेक्ट के लिए 1 मार्क्स, और यदि आप गलती करते हैं तो 1/4 आपका यानी कि 0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा।
तो ये जो सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये स्टूडेंट रेयर केस में, यानी कि यदि आपका यूआर में एटलीस्ट 35 आना चाहिए टू क्वालिफाई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो कट ऑफ जाता है वो काफी हाई जाता है ना, आपको पता है सारे एग्जामिनेशन का। तो उसके अकॉर्डिंग 5 गुना सेलेक्ट कर लिया जाता है, जितना वैकेंसी है उसका 5 टाइम्स मल्टीपल में क्या किया जाता है, टीयर 2 के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 एग्जाम, कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एट 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, है ना, 5 टाइम्स मल्टीपल में क्या किया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि टीयर 1 एग्जाम जो होगा डिफरेंट कैटेगरी में, वहां पे स्टूडेंट जो है मार्क्स अलग अलग कैंडिडेट्स का हो सकता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट सिलेक्शन, है ना। फाइनल सिलेक्शन on the basis of combined performance, on the basis of combined performance in tier 1, tier 2 and tier 3 exam, a final merit list will be prepared। यानी यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों के बेसिस पे यहां पे स्टूडेंट आपका कंबाइंड होगा, लेकिन आपको प्रयास करना है सबसे अधिक मार्क्स टीयर 1 में लाने का, क्योंकि यही आपका मेन है ना। टीयर 1 में आपने जितना अधिक मार्क्स लाया उतने अधिक चांसेस है आपके सिलेक्शन के, अदरवाइज आपका जो है वेटिंग में जा सकता है ना। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा स्टूडेंट, इसके लिए कई सारे कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, इवन घर पे आकर के जो एजेंट होते हैं वो वेरीफाई भी करते हैं, काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये सब आपको स्टूडेंट आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल आई होप स्टूडेंट समझ में आपको आ गया होगा। यदि टाई केस हो जाता है, यानी कि मान लिया जाए 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम आ गए, तो फिर टीयर 1 के मार्क्स को देखा जाएगा, जिसका मार्क्स टीयर 1 में ज्यादा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टीयर 1 को आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके चलनी है। 100 मार्क्स का ये पेपर है, बाकी आपका जो स्किल टेस्ट है वो 30 मार्क्स और इंटरव्यू केवल 20 मार्क्स है, दैट्स व्हाई। देन टीयर 2 देखा जाएगा, देन टीयर 3, देन डेट ऑफ बर्थ और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम का। ये है टाई केसेस का रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए बात करें कि सर कब से कब तक हम ये आवेदन कर सकते हैं, कब से कब तक हम ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बाबू ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 23 अगस्त 2025 से, और जो अंतिम तिथि है वो है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर रात्रि 12 बजे के पूर्व आप अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो 16 अगस्त तक है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है 14 सितंबर तक, और 16 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना वेट नहीं करना है। यदि आपको आवेदन करना है तो आप स्टूडेंट पहले कर लीजिए, लास्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए। यहां पे लिखा हुआ है कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा सर? तो एग्जामिनेशन फी यहां पे 2 प्रकार का लगेगा। एग्जामिनेशन फी जो कि 100 रुपीज है, और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी जो कि 550 रुपए है। तो जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको केवल 550 देना है, जो कि आपका रिक्रूटमेंट फीस है, और जितने भी बॉयज कैंडिडेट्स है सबको एग्जामिनेशन फी भी देना है, यानी 550 प्लस 100, यानी कि टोटल 650 रुपीज आपको यहां पे देना है यदि आप मेल है तो, बाकी फीमेल को केवल 550 देना है। क्लोजिंग डेट याद रखिएगा 14 सितंबर 2025। इसके पहले आपको क्या कर लेना है, आवेदन कर लेना है। तो आशा करता हूं स्टूडेंट कि आपको इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो वैकेंसी है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 4 है, लेकिन अलाउंस काफी ज्यादा है, पर्क्स बहुत ज्यादा है, और आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यदि यहां पे आपका जॉब लग जाता है तो आपकी लाइफ सेट है। तो प्रयास करना है, और साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा ना सर, तो मैंने पहले बता दिया कि एक एग्जाम होगा, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है, एक एग्जाम होगा, नहीं 2 एग्जाम होने वाला है, 3 एग्जाम नहीं होगा, पेपर सेम होगा सभी का, चाहे आपने मैथमेटिक्स से किया हो, फिजिक्स से किया हो, आपने किसी भी ब्रांच से किया हो। जो आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चंस आपके जनरल होंगे, जिसमें एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा और इंग्लिश होगा, ये 4 होंगे। बाकी जो दूसरा सेक्शन होगा 75 क्वेश्चंस का, उसमें स्टूडेंट आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसई, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिसमें आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस, अराउंड 50 क्वेश्चंस केवल इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे, बाकी 25 क्वेश्चंस कुछ कंप्यूटर के, कुछ मैथमेटिक्स के और कुछ फिजिक्स के होंगे। ये पिछले 2 बार के पैटर्न के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो और भी यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा सभी बच्चों के कमेंट का आंसर करने का। डिटेल्ड सिलेबस जल्द ही आपको इसी एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।